एक कत्ल पर कातिल और दूसरे कत्ल के ऊपर बेगुनाह, मतलब बाइज्जत बरी। एक आदमी कत्ल करता है और जेल चला जाता है, उसके बाद फिर उसी जुर्म से बचने के लिए उसी खानदान का दूसरा कत्ल करवाता है। आम लफ्जों में इसको ब्लैकमेलिंग कहा जाता है, जहां दूसरी साइड प्रेशर में आकर कातिल को माफ कर देती है और अपना केस वापस ले लेती है। सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट जिनका अपना 25 साल का जाती तजुर्बा है, इस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी के लिए सिर्फ और सिर्फ 126 जजेस आए थे। इसी के चलते पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों में 14 लाख से जायद केसेस इस वक्त सफर कर रहे हैं। तो आइए इस गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं मिसेस अली इस शो की होस्ट बिना वक्त को जाया करे करेंगे अपने शो का आगाज, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका हर पल है बहुत कीमती। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट आसिफ पेक, जो पिछले 25 सालों से मुख्तलिफ केसेस से रिलेटेड अपनी खिदमात सरअंजाम देते आ रहे हैं। वेलकम टू माई शो सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और हमारे स्टूडियो में आज तशरीफ लाए। मेरा सबसे पहला और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है आपसे कि ऐसा कौन सा केस है इस 25 सालों में जो आपको याद हो, जिसने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों, और जब आप ये हमसे शेयर करें तो हम भी जो है वो आपके इस एक्सपीरियंस से कुछ लर्न कर सकें। एक्चुअली मुझे याद पड़ता है कि मेरा एक केस था, क्रिमिनल केस एटीसी में, एंटी टेररिस्ट कोर्ट है, और उसके अंदर एक दो मुल्जिमान पर इल्ज़ाम लगाया गया था रैंसम अमाउंट का, अगवा बराए तावान और तावान की वसूली के लिए। अगवा किया गया और उसके बाद तावान की वसूली के लिए उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था। वो दो मुल्जिमान थे और वो दो मुल्जिमान जो है बेगुनाह थे, लेकिन वो उनको मतलब फ़ाल्सली जो है इन्वॉल्व किया गया था इस केस के अंदर। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमने उस केस पे डीपली रिसर्च की, थॉरली स्टडी किया। थॉरली स्टडी करने के बाद ऐसे बहुत से कंट्रडिक्शंस हमने जो है वो निकाल लिए। तो ये ऐसा केस था कि उसमें एक स्पीडी ट्रायल भी होता है। एटीसी कोर्ट जो है काफ़ी सीवियर अदालत समझी जाती है, और जिसके अंदर जो कन्विक्शंस होती हैं वो बहुत सीवियर टाइप की कन्विक्शंस होती हैं। उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो सिंपल है, और उसके बाद जो है हमने जब देखा कि उस केस के अंदर मेरिट्स ऑफ द केस जो है वो मुल्जिमान के फेवर में जा रहे थे, और प्रोसिक्यूशन स्टोरी जो है वो टोटल झूठ पर मबनी थी। ओह। अब उसके बाद फिर हमने उस पे स्टडी किया। स्टडी करने के बाद प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो भी काफ़ी क्रूशल था। जज जो थे वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। लेकिन उसके बावजूद भी हम सिर्फ मेरिट्स ऑफ द केस को देखकर हमने स्टडी किया और अपना केस चलाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रडिक्शंस का फ़ायदा जो है मुल्ज़िमान को हुआ, और बेनिफिट ऑफ डाउट के अंदर मुल्ज़िमान बरी हो गए। माशाल्लाह, दैट्स वेरी नाइस। तो इसमें आपकी कितनी मेहनत लगी? इसमें हमारी जो है मेहनत ये लगी कि हमने जो है डेट ऑफ हियरिंग के ऊपर अपीयर भी होना था, और ये नॉर्मल कोर्ट से हटकर जो है इस पर स्पेसिफिकली और स्पेशली जो है वो टाइम दिया जाता है। यानी कोर्ट टाइमिंग्स के अलावा भी जो एविडेंसेस चलती हैं, गवाहान को बुलाया जाता है, उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन हमने किया। क्रॉस एग्जामिनेशन इवन इसमें सबसे बड़ा जो पिन पॉइंट था वो ये था कि मुल्जिमान से पुलिस ने जो है इक़बाल जुर्म भी करवा लिया गया था, ओह! और वो होता है बिफोर द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट होता है तो उस बयान की जो कि बिफोर द मजिस्ट्रेट हो उसकी काफ़ी लीगल वैल्यू होती है। बिल्कुल, तो समझा जाता है कि मोर देन 90% के ही इज़ कन्विक्टेड। बिल्कुल। लेकिन उस कन्फेशनल स्टेटमेंट को भी हमने डाउटफुल जो है वो कर दिया था, और हमने इवन मजिस्ट्रेट साहब से भी क्रॉस एग्जामिनेशन किया। क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर भी कॉन्ट्रडिक्शंस क्रिएट हो गए, जिसका फ़ायदा मुल्जिमान को हुआ। बहुत ये हमारा बेहतरीन। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, और काफ़ी जो है वो लर्निंग पीरियड था और रिसर्च पीरियड था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी केस को जो कि एक एडवोकेट लड़ रहा होता है, ना सिर्फ उसमें उसका वक़्त लगता है, उसकी एनर्जी लगती है,
बल्कि उसकी वो सारी एक्सपर्टीज वो लगा रहा होता है जो कि उसने अपनी जर्नी से लर्न की होती है। एग्जैक्टली। क्योंकि केस को लड़ना ही जो है वो सिर्फ नहीं होता, केस को जितवाना भी एक एडवोकेट की एक्सपर्टीज की जो है वो समझे एक कुंजी होती है, जो कि वो अपनी एक्सपर्टीज के तहत उस केस को जितवा रहा होता है। क्योंकि लड़ना इट्स नॉट अ सॉल्यूशन। बेसिकली केस में 95% लोगों को जीतने की ख्वाहिश होती है, बल्कि 100% लोगों को जीतने की ख्वाहिश होती है। तो मुझे लगता है इसमें वकील की जो एक्सपर्टीज है वो बहुत मायने रखती है। एक्चुअली इस बारे में मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है फैक्ट्स ऑफ द केस पर आपको कमांड होनी चाहिए। बिल्कुल। सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस क्या हैं, फैक्ट्स क्या हैं, उस पर कमांड होनी चाहिए और फिर आप जो है लॉ नोइंग होने चाहिए। बिल्कुल। और लॉ नोइंग के लिए आपको ऑब्वियसली जो है स्टडी करनी पड़ती है और जो कोर्ट की प्रैक्टिसेस हैं उसमें जो डिफरेंट केसेस चल रहे होते हैं उससे भी काफ़ी लर्निंग मिलती है। तो जो बंदा लर्न करना चाहता है तो वो तो उसको तो बहुत कुछ नॉलेज हासिल हो जाती है। और फिर जब केस पर कमांड होती है, हर केस के सिनेरियो डिफरेंट होते हैं, हर केस के फैक्ट्स डिफरेंट होते हैं और उसके अंदर फिर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस भी होते हैं। एक सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस होता है और एक सर्कमस्टांसेस ऑफ द कोर्ट होते हैं। कि बिल्कुल बाज़ आपने औक़ात कोर्ट के अंदर भी सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि जिसके अंदर हमें हैंडल करना पड़ता है। हमें जो है डेट ऑफ हियरिंग्स पे जाना पड़ता है। फिर अदर साइड जो है वो किस तरह से जो है स्ट्रैटेजी अपना रही है, उस स्ट्रैटेजी को देखकर फिर हमने अपनी स्ट्रैटेजी का तयन करना पड़ता है। तो इस तरह से जो है हम केस को अच्छा प्लीड कर लेते हैं। अगर हमारी कमांड नहीं है, हमारा रिसर्च वर्क नहीं है, हम अगर प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे, क्योंकि एक मैं समझता हूँ कि एडवोकेट की जो उसकी सलाहियत है, जो उसका एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी एरियाज़ पे डिपेंड करता है। मीन्स कि उसकी अपनी लीगल रिसर्च भी, वो लर्नर भी होना चाहिए और प्लस एडिशनली एडिशनली जो उसका अपना क्लाइंट है, उसकी सैटिस्फैक्शन ऑफ द क्लाइंट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्लाइंट की सैटिस्फैक्शन भी बहुत ज़रूरी है, जज की सैटिस्फैक्शन भी बहुत ज़रूरी है और ऑब्वियसली अपनी सैटिस्फैक्शन भी बहुत ज़रूरी क्लाइंट की तो इसलिए हम ज़्यादा सैटिस्फैक्शन की तरफ बात करते हैं क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर-सी बात है एक एडवोकेट को हायर किया होता है और उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एडवोकेट पर सारी उम्मीदें डालने के अलावा और कोई भी जो है वो समझें कि हल नहीं होता, चारा नहीं होता। तो वो तो डेफ़िनेटली मैं इस चीज़ को एग्री करती हूँ। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारी ऑडियंस को थोड़ी बहुत तरतीब बताएँ कि अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, जैसे कि किसी का अगर मर्डर हो जाता है, तो उस मर्डर के लिए हमें फौरी तौर पे किन मतलब तरतीब पर अमल करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमें कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए या हमें किसको कॉल करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। लाइक लिटरली हम लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं हैं। तो आप अपनी एक्सपर्टीज़ में हमारी ऑडियंस को ये बताएँ कि अगर किसी के साथ कोई मर्डर हो जाता है, तो उसकी अमल की तरतीब क्या होनी चाहिए? एक्चुअली मैंने ये अंदाज़ा लगाया है अपने एक्सपीरियंस में कि हमारे जो आम लोग हैं उसको लैक ऑफ अवेयरनेस है। उसको यही नहीं पता कि उसके साथ अगर एक इंसिडेंट हो जाता है, तो उस इंसिडेंट को वो ट्रीट कैसे करे, डील कैसे करे। जी। अब जिस तरह से आपने कहा कि अगर कोई ऑल ऑफ सडन कोई मर्डर हो जाता है, तो उस वक़्त जो है क्या रेमेडी अवेलेबल है, क्या लीगल रेमेडी है, कौन-कौन से स्टेप्स को अडॉप्ट करना चाहिए। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है अगर कोई इंसिडेंट भी, इवन मर्डर हो, इवन डकैती हो, इवन कोई भी क्रिमिनल एक्ट हो, वो अगर कमिट हो जाता है तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है पुलिस कंप्लेंट 15 पे कॉल करके जिनको इन्फॉर्म किया जाए। सही। पुलिस मोबाइल आती है, पुलिस मोबाइल आने के बाद सारा सिनेरियो जो है वो पुलिस जो है टेक ओवर कर लेती है और उसके बाद पुलिस अगर बेहतर समझती है, तो फिर पार्टीज़ को जो है वो पुलिस स्टेशन लेके चली जाती है और वहाँ पर फिर फर्दर जो है उनकी प्रोसीडिंग्स होती हैं। और अगर इन केस ऑफ एनी इंजरी या इन केस ऑफ डेथ अगर कोई डिसीज़्ड है, तो उसको ऑल ऑफ सडन एम्बुलेंस पुलिस मँगवाती है और एम्बुलेंस में उसको जो शिफ्ट करके और उसको हॉस्पिटल जो है वो किया जाता है, जहाँ पर उसका पोस्टमार्टम होता है। लेकिन इन सारे इंसिडेंट की एंट्री जो है वो पुलिस स्टेशन में ज़रूर है, ज़रूर अच्छा। होनी चाहिए।
और वो एंट्री का तरीकाकार यही है कि वो 15 कॉल करें, 15 कॉल भी रिकॉर्डेड होती हैं So और उसमें भी एंट्री जो है इसकी Right. लीगल वैल्यू होती है। अगर 15 कॉल नहीं की और पुलिस की एंट्री नहीं की, तो फिर जो है वो केस जो है वो ड्रॉबैक की तरफ जाता है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि जो एविडेंस होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और पुलिस को ये पता होता है कि किन-किन चीज़ों को कैसे-कैसे तरतीब देना है। वरना बहुत सारी ऐसी भी मैंने देखा है कि वो एक भगदड़-सी मच जाती है घर में और वो शोर-शराबा, तो जो पुलिस को एट द सेम स्पॉट चीज़ रिक्वायर्ड होती है, वो केस चलाने के लिए आगे नहीं मिल पाती, जहाँ पर कहीं न कहीं कोई न किसी को जो है वो आगे जाके परेशानी का सामना होता है। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर कोई फीमेल या कोई विमेन जो कि हरास हो रही हो या कहीं उसके साथ कोई रेप सीन हो गया हो, तो उसको, क्योंकि ये एक ऐसा हमारा टॉपिक है जहाँ पर फीमेल थोड़ा सा गिल्ट फील करती हैं, बहुत लोगों से छुपाती हैं या शेयर नहीं करती, तो उनको अपने राइट्स के लिए क्या करना चाहिए है कि वो प्रोटेक्ट भी रहें और उनके राइट से रिलेटेड वो फाइट भी कर सकें। देखिए, जिस माशरे में हम रहते हैं और हमारे मुल्क के अंदर हर चीज़ का कानून मौजूद है। सही। ज़रूरत इस बात की है कि उस पर अमल दरामद किया जाए। बिल्कुल। अब एक्चुअली होता क्या है कि लोगों में वो शऊर नहीं होता या उनको वो नॉलेज नहीं होती कि हमने कौन से स्टेप्स फ़ॉलो करने हैं। अब जिस तरह से आपने कहा कि अगर कोई हैरेसमेंट का कोई केस है किसी वुमन के साथ या इवन सिवियर केसेस के अंदर अगर कोई रैप केसेस है, तो उसके अंदर जो है किस तरह से डील करना चाहिए और उसमें जो है उनके पास क्या-क्या स्टेप्स फ़ॉलो करने चाहिए। देखिए, ऑल ऑफ सडन जो है वही मैंने आपको बताया कि क्रिमिनल ऑफ़ेंस कहीं पर भी कमिट होता है तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है 15 की कॉल जो है वो जो है की जाए और 15 की कॉल करने के बाद पुलिस को इन्वॉल्व किया जाए। वहाँ पर अगर कोई विक्टिम है और वो पुलिस के पास पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वो एक मेडिकल का लेटर बना के देती है पुलिस। वो मेडिकल का लेटर लेकर फिर जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जाके उसका जो है थॉरोली मेडिकल चेकअप होता है और केस एस्टैब्लिश ही मेडिकल के ऊपर होता है। सही। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का मेडिकल टाइमली अगर नहीं होता या किसी ने अगर 15 कॉल नहीं की होती, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहलाती हैं ये। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस उनके अगेंस्ट चली जाती हैं। ओह! सही। ये चीज़ होती है। कहीं न कहीं जैसे कि विक्टिम ही उस चीज़ के लिए जो है वो बाद में सफ़र कर सफ़र करता है। और अभी जैसे कि हमारा एक ड्रामा चल रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि औरत ने डिले करा ये एग्ज़ैक्ट और उसके जितने भी एविडेंस थे उसकी मिस्टेक के तहत या उसकी फैमिली की कहीं न कहीं नासमझी के तहत वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और उस केस में कोई जो है वो वज़न नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि 15 हमें लगता है कि हर जगह काम कर रही है, मर्डर भी हो तो भी है, हैरेसमेंट हो किसी के साथ, क्रिमिनल साइड पे हमें सबसे पहले 15 को अप्रोच करना है और जितनी भी कोशिश ये करने हैं कि ऑन द स्पॉट जो चीज़ें हैं उनको ना छेड़ा जाए बिल्कुल एग्ज़ैक्ट और उसके कोई सबूत ऐसा ना हो कि वो आगे पीछे हो, क्योंकि कहीं न कहीं हम सफ़र कर सकते हैं आगे जाके, तो उन चीज़ों का भी हमने ख़्याल रखना है। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे। सही। अच्छा, सवालों के चलते ही मेरा अगला सवाल ये होगा कि हम कैसे किसी गलत एडवोकेट से बच सकते हैं, जिसका पूरा ध्यान ना तो मुद्दई पे, ना मुज़लिम पर, बल्कि ना केस की सदाकत के ऊपर, अपनी पेमेंट पे उसका ज़ोर होता है। और वो केस सच्चा हो या झूठा हो, किसी बदले के एवज़ हो या झूठ के एवज़ हो, वो उस चीज़ को चलाने की पूरी कोशिश करते हैं और केस को रजिस्टर्ड करने पर मुद्दई को ज़ोर देते हैं। हम इस तरीके के एडवोकेट से कैसे बच सकते हैं? इसके लिए चंद टिप्स हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब कोई भी वकील हायर किया जाता है, तो उसके साथ थोड़ा-सा चल के या थोड़ी-सी गुफ्तगू करके उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी नॉलेज, उन तमाम चीज़ों से अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी एक्सपर्टीज़ क्या हैं, आया ये किस एरियाज़ की प्रैक्टिस करता है वकील साहब। और उसके बाद अगर यहाँ पर भी जजमेंट नहीं हो पाती, तो फिर उन वकील साहब को केस जो है हैंडओवर करने के बाद फिर 2-3 पेशियों के अंदर अंदाज़ा हो जाता है कि वकील साहब अपने केस से कितने सिंसियर हैं, कितने लॉयल हैं, कितने ऑनेस्ट हैं और आया वो
क्लाइंट को सैटिस्फाई भी करते हैं या नहीं करते। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बड़े नाम की वजह से लोग जो इनवाइट होते हैं कि नाम बहुत बड़ा है, बहुत मशहूर शख्सियत के मालिक हैं, इस वजह से केस उनको दे दो और केस जो है मेरे फ़ेवर में आ जाएगा। अच्छा। लेकिन हमने ये भी देखा है अपनी फ़ील्ड में कि बाज़ औक़ात नाम बड़ा होता है लेकिन उनकी लीगल नॉलेज अप टू द स्टैंडर्ड नहीं होती, जिसका नुकसान जो है क्लाइंट के केस को होता है और फिर उसको अंदाज़ा हो जाता है कि मैंने गलत शख्स को जो है केस दे दिया। अच्छा, फिर इसके साथ-साथ जब अंदाज़ा हो जाता है कि ये वकील साहब जो हैं, उनके पास बाज़ औक़ात बात करने का टाइम नहीं होता। अच्छा। इवन क्लाइंट्स बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हमारे पास भी आए हैं जो वकीलों से ही एग्रीव्ड हैं, मुतासिरा हैं और उसके बाद जो है हमसे कहते हैं कि वकील साहब ने हमसे मिसकमिटमेंट किया। मीन्स के वो जो है उन्होंने बोला कुछ और था और किया कुछ और। इवन वो डेट ऑफ हियरिंग्स के ऊपर भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपीयर नहीं हो रहे और इवन वो जो है हम उनको कॉल करते हैं तो उनके पास जो है वो कॉल उठाने का वक़्त नहीं है। तो इस तरह से अंदाज़ा हो जाता है क्लाइंट को विद द पैसेज ऑफ टाइम वक़्त के साथ-साथ या चंद डेट्स के अंदर। तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि ऑल ऑफ सडन जो है आप अपना काउंसिल चेंज कर सकते हैं, विथड्रॉ कर सकते हैं हम विथड्रॉ उस भी कर वकील सकते से। हैं और ये एक आपका एक क्लाइंट का राइट होता है। एक राइट होता है कि किसी स्टेज पर भी अपना काउंसिल चेंज कर सकते हैं वो, अगर वो सैटिस्फाई नहीं है तो। ठीक है? तो इसमें जो है काफ़ी स्क्रूटनी की ज़रूरत होती है, काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत होती है और फाइनली अगर आपको सूटेबल लॉयर अप टू योर रिक्वायरमेंट मिल जाता है, तो आपका केस भी जो है वो अच्छे से प्लीड होता। सही। ये अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि मैंने ऐसे काफ़ी सारे केसेस देखे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो सिर्फ़ बदले की आग में जलते हैं। झूठ की बुनियादों पर अपना एक केस का पूरा समझे कि वो पिलर खड़ा करते हैं। अपना भी वक़्त और एनर्जी उनकी लग रही होती है, साथ के साथ पैसा भी लगता है। किसी न किसी बदले की आग में ये चीज़ चलाई जा रही होती है, जहाँ पर ना सिर्फ़ जो आपका मुद्दई होता है वो भी सफ़र करता है, उसका जो एडवोकेट होता है वो भी सफ़र कर रहा होता है और इसी के चलते जो मुल्ज़िम होता है वो तो सफ़र ज़ाहिर-सी बात है बिना किसी जुर्म के वो चल रहा होता है और इसी के चलते सबसे अहम चीज़ वो कि हमारे कोर्ट में चलने वाले वो केसेस जिनको कहीं न कहीं इन चीज़ों का असर पड़ता है, क्योंकि वो केसेस सफ़र करते हैं जो कि जल्द ही फैसले पर पहुँच जाने चाहिए, जिनका फैसला हो जाना चाहिए। उस तरीके के केसेस जो कि 100% सच्चाई पर होते हैं, वो इस तरीके के केसेस की वज़ह से सफ़र करते हैं। इसमें हमारा जज भी शामिल है, एडवोकेट भी शामिल है, मुद्दई भी है, मुल्ज़िम भी है, वक़्त भी है, पैसा भी है। तो इस तरीके के लोगों को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अगर इस सिनेरियो के अंदर लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत है। अगर उनको समझाया जाए और कुछ मोरल वैल्यूज़ होती हैं, अगर वो मोरल वैल्यूज़ जो है उनके अंदर क्रिएट की जाए, तो फिर इस चीज़ से बचा जा सकता है कि किसी भी यूज़लेस केस के अंदर किसी को भी इन्वॉल्व ना किया जाए। इसके अंदर जो है रिलीजन का बहुत बड़ा किरदार होता है कि जिसके अंदर इंसान जो है उसमें फैसला करने की सलाहियत पैदा होती है कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है। अगर एक इंसान के अंदर जो है वो उसके अंदर वो शऊर पैदा हो जाए कि मुझे जो है किसी को गलत इन्वॉल्व नहीं करना, किसी से अपने बदले की आग नहीं बुझानी, किसी से मुझे गुस्सा नहीं करना क्योंकि हमारी शरीयत के अंदर भी जो है गुस्सा हराम करार दिया गया है। एग्ज़ैक्टली। इसी वजह से इसी वजह से गुस्से के जो नताइज होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं और संगीन होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को समझाने वाला कोई होना चाहिए और उनमें जो है वो कोई उनको हिकमत के साथ समझाने वाला होना चाहिए और साथ-साथ जो है उसके जो नताइज हैं, उस नताइज की वजह से आखिरकार कहीं न कहीं उसको भी भुगतना पड़ता है। ऐसा ही है। तो
हम किसी का भी बुरा चाहकर जो है अपना भला कभी भी नहीं कर सकते, ये कुदरत के कानून के खिलाफ बात है। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है और जो लोग समझ जाते हैं वो फ़ायदे में रहते हैं और जो लोग नहीं समझते हैं तो वो आखिरकार नुकसान उठाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कानून है ऐसे लोगों के लिए जिनके साथ वाक़ई ही कुछ ना कुछ संगीन हुआ हो। इस तरीके से अपने बदले की आग में जलकर किसी बेगुनाह को सज़ा के भेंट चढ़वाना भी आखिरकार इस दुनिया की इस कुदरत के खिलाफ वर्ज़ी है। क्योंकि सबसे पहले हम इंसान हैं और इंसानियत के नाते इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक़्त में से हमें टाइम दिया और इसी के साथ-साथ हमारे व्यूअर्स को और हमें उन बहुत सारी जो है वो चीज़ों से रिलेटेड गाइड किया जो कि हमारी आजकल की ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। और इसी के चलते मैं तमाम ऑडियंस से गुज़ारिश करूँगी कि इसी तरीके के मज़ीद टॉपिक्स जिनके लिए आप कुछ ना कुछ गाइडलाइन चाहते हों, उसके लिए हमारे चैनल के ऊपर जाकर कमेंट्स कीजिए ताकि हम आपकी जो भी क्यूरीज़ हैं उनसे रिलेटेड पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करें। इसी के चलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। इसी के चलते अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले टॉपिक में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।